देखिए आज का टॉपिक आपका है बिहार की जनगणना, जो आपको बिहार स्पेशल का आखिरी टॉपिक है। ठीक है, यानी बिहार से संबंधित जो भी है वो आपको अब तक हो चुका है। और रही बात करंट अफेयर की बात, तो वो भी करंट अफेयर सेक्शन में बिहार का जो करंट अफेयर लगभग आपको करवा दिया जाएगा। तो ये जो टॉपिक है बिहार की जनगणना, तो हम लोग भारत की जनगणना भी देखेंगे लेकिन अगले क्लास में। लेकिन कुछ बेसिक पॉइंट जो है सबसे कॉमन है वो आपको जानना चाहिए। तो आप हमें ये कहिए जनगणना मतलब क्या होता है? लोगों की गणना करना। क्यों करते हैं? ये पता करने के लिए हमारे पास कितने जनसंख्या है उसी के हिसाब से हम योजना बनाएंगे ना, है कि नहीं? या हमें ये भी पता होना चाहिए तो कौन सी जो कितने लोग करदाता है, ये है सबका जानकारी मिलते रहता है। वैसे देखा जाए तो सबसे पहली बार जनगणना कब हुआ था? 1872 में मेयो के द्वारा। लेकिन क्या था, वो नियमित नहीं था, वो प्रयोग के तौर पे था। उसके बाद 1881 में ये जनगणना जो है नियमित तौर पे शुरू हुई रिपन के काल में, जो हम लोग इस पर डिटेल चर्चा करेंगे जब हम भारत की जनगणना देखेंगे तब। ठीक है, और उसके बाद जो प्रत्येक 10 वर्ष पे जनगणना होना शुरू हो गई। और अब तक जितने भी जनगणना हुए हैं, तो एक सवाल आता है, तो जनगणना करने का अधिकार केंद्र सरकार को है या राज्य सरकार को है? जनगणना कौन कराती है? केंद्र सरकार। तो यह अधिकार उसको कहाँ से मिला है? ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246, इसको याद रखिएगा। अनुच्छेद 246 में ये कहा गया है देश और राज्यों की जनगणना का अधिकार केंद्र सरकार को है, और केंद्र सरकार के अधीन जो ये गृह मंत्रालय है वो जनगणना करवाते हैं। ठीक है, यानी केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा जनगणना होती है अनुच्छेद 246 के तहत। ठीक है, ये आपको याद रखना है। भारत का भी जनगणना होता है, साथ साथ राज्यों का भी जनगणना होता है। तभी इसमें सब राज्यों का, तभी नहीं एक साथ भारत का भी निकल आएगा ना। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, केंद्र सरकार के अनुच्छेद 246 के तहत जो है केंद्र सरकार राज्यों की जनगणना या केंद्र की जनगणना कराते हैं। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं पॉइंट, पहली बार 1872 में प्रयोग के तौर पर जनगणना हुई थी। कब हुई थी? किसके काल में? मेयो के काल में पहली बार। बस ट्रायल पे देखा जाएगा जो जनगणना करा सकते हैं कि नहीं कर सकते। लेकिन नियमित तौर पर 1881 से नियमित तौर पर प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना होती है। कब से? 1881 से। और याद रखिएगा एक और पॉइंट पूछा जाता है, 1921 को के वर्ष को महान जनसंख्या विभाजन काल माना जाता है। काल माना जाता है। क्यों माना जाता है? हाँ, जनसंख्या जो घट रही थी अचानक घट गई, फिर उसके बाद बढ़ना शुरू हो गया, उसके बाद लगातार बढ़ ही रहा है। तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है। सो 4 पॉइंट, बिहार कोई भी जनगणना हो तो जनगणना अनुच्छेद 246 में कहा गया है यह जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है जो जनगणना कराएगी, केंद्र, देश और राज्यों की। सबसे पहले प्रयोग के तौर पर 1872 में शुरू हुआ और 1881 में नियमित तौर पर ये प्रत्येक 10 वर्ष पे होना शुरू हो गया। फिर 1951-21 के साल को महान विभाजक का साल भी कहा जाता है। अब देखिए नियमता तो 2021 में होना चाहिए था ना, लेकिन क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि 2020 में कोरोना काल था, तो जनगणना करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया, इसीलिए अभी तक जनगणना पूरा नहीं हुआ है। तो आगे चल के ये भी होगा, हर 10 साल पे होता था, पहली बार ये सीक्वेंस टूटा है। ठीक है, और हम लोग देखेंगे अभी बिहार की जनगणना और उसके बाद अगले क्लास में भारत की जनगणना। तो पहले यहाँ तक देख लीजिए। देखिए इसमें समझाने का कुछ तो है नहीं,
ये जनसंख्या 2011 के अनुसार है। देखिए याद रखिएगा, जब एग्ज़ाम में 2011 लिखा हो तभी इसका प्रयोग कीजिएगा, है कि नहीं। अगर 2011 नहीं लिखा है तो इसका प्रयोग नहीं कीजिएगा। वो लिखा रहेगा जो बिहार की जनसंख्या 2011 के अनुसार कितनी है, तो 10 करोड़ 40 लाख के आसपास है कि नहीं, जिसमें पुरुष की संख्या 52% है और महिलाओं की संख्या लगभग 48% के आसपास है। ठीक है, ये आपको संख्या ना पूछ करके परसेंटेज पूछ लेता है, और अगर आपको परसेंटेज पता है, संख्या नहीं भी पता है, तो आप 10 करोड़ 41 लाख जोड़ लीजिएगा और उसका 52% पुरुष और 48% महिला निकाल लीजिएगा। 10 की वृद्धि यानी पिछले 10 साल में, यानी 2001 से लेकर 11 तक जो है कितनी जनसंख्या बढ़ी है, 25 करोड़। तो इसका अर्थ क्या है, जो अगर पूछा, अगर आप बताइए 2001 में जनगणना कितनी होगी जनसंख्या बिहार की? 7.5 करोड़। निकालिए तो 10.5 करोड़ मान से लिए, इसको 10.5 करोड़ मान लीजिए। कॉपी में निकाल के देखिए, आपका डाटा गलत हो जाएगा। 10.5 करोड़ मानिए, और ये मान के चलिए 25%, चलिए 10 करोड़ मानिए। 10 करोड़ मान लीजिए, हाँ, उसमें 25% हटा दीजिए। कन्फर्म है? ऐसे मैथ बनता है? बताइए। 80 करोड़, 8 करोड़, 8 करोड़ का 25% कितना? 2 करोड़। 2 करोड़ बढ़ गया। वहाँ 8 करोड़ का उसका 25% निकालिएगा कि 10 करोड़ निकालिएगा, घटा थोड़ा रहे हैं हम। ये तो नहीं पूछे कितना घटा है, कितना बढ़ा। बढ़ा तो निचले वाले का 25% जोड़ना पड़ता है। समझ करने मतलब गलती कहाँ कर सकते हैं आप लोग। तो लगभग 8 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या रही होगी। तो 2001 से लेकर 2011 तक जनसंख्या वृद्धि कितनी होगी? 25.5%। भारत स्तर पर 17.5% है। अब ये देखिए, अब जो 2000 अगला जनगणना आएगा तो अब जो वृद्धि होगा तो हम लोग इसमें परसेंटेज जोड़ेंगे। जैसे मान के चलिए हो गया 13 करोड़, 12 करोड़, तो कितना बढ़ेगा? तो 10.5 करोड़ का परसेंटेज निकालेंगे, है कि नहीं। तो सबसे ज़्यादा वृद्धि करने वाला है बिहार, है कि नहीं। इसके बाद पूरे भारत की जनसंख्या देखते हैं तो उसका कितना प्रतिशत बिहार में है? 8.6%। यानी 140 करोड़ के आसपास, 140 करोड़ आबादी है। 121 करोड़, यहाँ तो 121 करोड़ है। अभी भले 150 करोड़ आबादी हो गया, लेकिन आबादी तो 121 हम लोग 2011 के हिसाब से लेंगे ना। तो 8.6% बिहार में है। गांव में कितने लोग रहते हैं? कहना जो ग्राम पंचायत में जिसका निवास है, और जो शहर में है वो, लेकिन ओरिजिनल में 15.5% हो गया है। लेकिन याद रखिएगा, इस बार बीपीएससी जो पूछा था वो ओरिजिनल वाला पूछ लिया था, वो जनगणना नहीं जोड़ा था। तो आपको करंट मुद्दा में आ जाए, करंट में कैसा है। लेकिन जब 2011 देख लें तो 11.3%। क्लियर है? ठीक है। देखिए लिंगानुपात, लिंगानुपात क्या होता है? यानी प्रत्येक 1000 पुलिस पे महिलाओं की संख्या कितनी है पुरुष पे। तो 1000 जब पुरुष है उसकी तुलना में कितना है? 918 महिलाएं। लेकिन जब बच्चों की बात करते हैं, 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की बात करते हैं, तो 1000 बच्चों पे से कितनी महिलाएं हैं? 935। यानी 1000 पे 935। लिंगानुपात पुरुषों की तुलना में महिलाओं की स्थिति देखी जाती है, लेकिन कितने पे? 1000 पे। कभी कभी ये भी पूछ दिया गया है लिंगानुपात का रेशियो कितने पे होता है? तो 1000 पे होता है। ठीक है। तो बिहार का लिंगानुपात कितना है? 918। और शिशु लिंगानुपात 935। सही है या गलत है ये बताइए। तो पुराना है तो गलत। लिंगानुपात लगभग 1000 के बराबर होना चाहिए, है कि नहीं? लेकिन नहीं है। जनसंख्या घनत्व क्या होता है? घनत्व, हाँ, यानी जगह कितना, जगह पे कितना घनत्व है, ज़्यादा लोग रहता है। जैसे 1 किलोमीटर स्क्वायर पे, मतलब 1 किलोमीटर लंबाई चौड़ाई में कितने लोग रहते हैं? तो कितने लोग रहते हैं? 1100। जो सबसे ज़्यादा घनत्व वाला राज्य कौन सा है? बिहार। क्या बिहार में पहला स्थान पे है। पहले पश्चिम बंगाल हुआ करता था, अब बिहार हो गया। यानी बिहार के क्षेत्र के हिसाब से लोगों की संख्या ज़्यादा है। यानी प्रत्येक 1 किलोमीटर स्क्वायर पे जो है कितने लोग हैं? 1100। और साक्षरता देख लीजिए कितने लोग हैं, मात्र 61%।
ये भी कब, जब आपको मिड डे मील और खिलाया जा रहा है तब। पुरुषों की देखिए मात्र 71%, तब महिलाएं मात्र 51% साक्षर है कि नहीं। सबसे बुरा हाल है पूरे भारत में बिहार का है शिक्षा के मामले में, है कि नहीं। भले हम लोग डायलॉग दे देते अरे क्या बात है जो IAS यहाँ के है, लेकिन कितने IAS है, बाकी लोग तो देख ही रहे आप लोग, गांव में चले कितने लोग पढ़े लिखे हैं, जो डिग्री लिए भी उसको भी जानकारी नहीं है। तो सबसे बुरा हाल ये है, ठीक है। तो सवाल आप लोग सीधा सीधी सवाल है, इसमें से कोई तो सीधे पूछ देता है। फिर बिहार में SC की जनसंख्या कितनी है? 16.5%, 16 से 6%। ST की जनसंख्या 1.3%। ये सब डाटा आपको याद रखना पड़ेगा, जैसे भी आपको याद रखना पड़ेगा। फिर है सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य, किस जिले में? पटना। फिर पूर्वी चंपारण, फिर मुजफ्फरपुर। और सबसे कम जनसंख्या शेखपुरा, शिवहर और देवघर। सबसे ज़्यादा घनत्व डेंसिटी कहाँ पे है? शिवहर में। फिर पटना, फिर दरभंगा, ठीक है। और सबसे कम घनत्व कैमूर, जमुई और बांका, ठीक है। तो ये सब आपको तीन तो याद रखना पड़ेगा। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला जो सब उसी का है, गोपालगंज, सिवान, सारण सब एक ही जगह है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला यानी कहाँ जब महिलाओं की संख्या पुरुषों की तुलना में, मुंगेर, भागलपुर, खगड़िया, तीनों एक ही जगह है कि नहीं। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जिला मधेपुरा, किशनगंज, अररिया, सबसे ज़्यादा वृद्धि इस क्षेत्र में हुआ है। और सबसे कम वृद्धि कहाँ हुआ है? गोपालगंज, दरभंगा, मुंगेर, ये थोड़ा अंतर पड़ गया है। अब ये सर्वाधिक साक्षरता, इससे संबंधित सवाल ज़्यादा आता है। सबसे साक्षर जिला कौन सा है? रोहतास, फिर पटना और फिर है 10 की वृद्धि, पिछले 10 साल में जो वृद्धि हुआ है ज़्यादा जगह, ठीक है। तो ये वृद्धि होना से दो चीज़ बता दो, वहाँ का खान पान भी अच्छा रहता है कि नहीं। कभी सुने बिहार में भूखे लोग मरा है? क्यों? भूख के कारण कभी बिहार में मृत्यु सुने कि यहाँ के लोग केवल खाने पे ध्यान दिया है। काम हो ना हो लेकिन खाना चाहिए। घर में जाइए तो चावल दाल ही खाते हैं, तो 2 आदमी घर वाले 1 आदमी खाते हैं, है कि नहीं। क्या अनाज की कमी नहीं है, तो खाने के लिए, इसलिए भूख से तो मरने वाले यहाँ है नहीं। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला पूर्णिया, कटिहार और सीतामढ़ी, यहाँ पे साक्षरता दर कम है, ठीक है। पुरुष साक्षरता में सबसे ज़्यादा रोहतास, भोजपुर और बक्सर, न्यूनतम में क्या है? पूर्णिया, कटिहार और सीतामढ़ी। तो ये जो हम लोग का जो बेल्ट है, कोसी क्षेत्र, सीमांचल क्षेत्र, यहाँ पे पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा मतलब नहीं होता। अभी देखिए सिंपल बात है, आप लोग यहाँ है, यहाँ सहरसा नगर निगम है, यहाँ पे विद्यार्थी जुटाने में 1 महीना लग जाता है, कितना साल लग जाता है। अब वहीं छपरा, सिवान चले, रोहतास चले जाइए, एक जगह आपको 400-500 विद्यार्थी हर साल में हो जाता है। क्यों? कि वहाँ के लोग पढ़ने में इंटरेस्टेड है, और यहाँ के लोग पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है कि नहीं। इसीलिए देखिए जो भी देखिए न्यूनतम में पूर्णिया, सीतामढ़ी, कटिहार के एरिया, पूर्णिया, कटिहार, सीतामढ़ी, यहाँ ये सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, ये जो रेंज है पढ़ाई में सबसे कमज़ोर वाला एरिया है, क्योंकि यहाँ पढ़ाई से किसी को मतलब है। वही चले जाइए उसे रोहतास, पटना, दक्षिण बिहार चले जाइए, देखिए पढ़ने पे कितना आगे है। अब पढ़ने पे आगे है तो सोचिए यहाँ ज़मीन उपजाऊ होने के बावजूद भी हम लोग क्या थे, फसल में पीछे चल रहे हैं, और वहाँ आगे चल रहा है कि नहीं। आप याद रखिएगा, कहीं भी जाए तो बिहार को बदनाम करते हैं, और ऊपर से उत्तर बिहार और बदनाम होता है, क्योंकि यहाँ पे मूल फोकस पढ़ाई है ही नहीं, शिक्षा से कोई लेना देना नहीं, बहुत कम लोग पढ़ते हैं। अब सोचिए 51% से भी कम है, और भी कब? जब स्कूल में मिड डे मील चलाया जा रहा है तब। अगर स्कूल में मिड डे मील बंद कर दें तो बच्चा स्कूल भी जाना छोड़ देगा, तब तो 30-35 पे आ जाएगा। अभी आप सरकारी स्कूल चले जाइए, अगर मिड डे मील छोड़ दिया जाए, कितना बच्चा रहता है क्लास में? 10 मास्टर 20 बच्चा, यही है ना। खाली खाने के टाइम आता है। ये तो आंकड़ा बनाया गया इसीलिए, नहीं तो बहुत बुरा हाल है बिहार का, ठीक है। और वहीं आप चले जाइए केरल, देखिए ये सब SC ST की जनसंख्या वाला ज़िला है, ठीक है। यहाँ का बिहार स्पेशल भी समाप्त हो जाता है। अब कहने मतलब पूरा बिहार स्पेशल, जितना बिहार स्पेशल जितना सवाल पूछा गया, इससे बाहर आप लोगों को आने वाला नहीं है। हाँ, कुछ अजीबोगरीब सवाल पूछ दे तो उसकी बात अलग है, लेकिन ये मान चलिए अगर किसी भी एग्ज़ाम में अगर 20 पूछ रहा है तो आपको 20 में से 18 से 20 तक
इसमें से आपको आ जाएगा। अब जो है सोमवार को आप लोगों का जो है, ऐसे तो बिहार पुलिस बैच 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है, तो सोमवार को भारत की जनगणना के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। और कल का जो करंट का क्लास है वो होगा 11 बजे से, ठीक है। कल का करंट का क्लास 11 बजे से होगा, ठीक है। और सोमवार को हम लोग पॉलिटी और भारत की जनसंख्या, और मंगलवार से देखिए, मंगलवार से आप लोगों का लगभग 3 क्लास हो जाएगा। सुबह 7 बजे से पहला बैच शुरू हो जाएगा। 7 बजे से ट्रेडिशनल जो चल रहा है फाउंडेशन बैच, 7 से 7:15, यानी 7 बजे से क्लास हुआ। अभी तो आप लोग 7:30 हो जाते हैं ना। फिर 8, 8:30 बजे से 9:30 बजे तक आप लोग का फिजिक्स शुरू होगा। वो होगा टारगेट बैच का, वो थोड़ा स्पीड में चलेगा, एक तरह से मान चलिए 1 लाइनर टाइप का होगा। और फिर 10 मिनट का ब्रेक, 9:40 से 10:40 तक जो है आपको प्राचीन भारत। ये इसलिए शुरू कर रहे हैं ताकि देखिए है क्या, अभी बिहार पुलिस के लिए पॉलिटी चल ही रहा है, बिहार स्पेशल हो ही गया है कि नहीं। उसके बाद करंट अफेयर चल ही रहा है, तो 3 विषय तो कंप्लीट है कि नहीं। उसके बाद साइंस और हिस्ट्री ये कंप्लीट हो जाएगा आपको 2 महीने में, यानी अप्रैल और मई में। तो कितना विषय कंप्लीट हो, 5 विषय कंप्लीट होगा ना। फिर बचा कौन, जो ज्योग्राफी, फिर से पॉलिटी को एक बार शॉर्टकट में जो फाउंडेशन टाइप होगा वो 1 महीना जून काफ़ी हो गया, और 5-6 दिन आपको इकोनॉमिक्स पढ़ने हो जाएगा, है कि नहीं। और याद रखिएगा, अब हर शनिवार को जो है, जैसे करंट अफेयर क्लास तो होगा ही, एक शनिवार को क्लास चलेगा और अगले एक शनिवार को टेस्ट होगा, यानी अल्टरनेट, एक शनिवार टेस्ट, फिर अगले शनिवार क्लास, फिर अगले शनिवार टेस्ट। तो यानी मंगलवार से 7 क्लास होगा और 3 क्लास होगा, फाउंडेशन अलग और 2 बैच उसका। ताकि हम चाह रहे हैं जो जुलाई में एग्जाम है, 1 जुलाई तक आपका टोटल सिलेबस एक बार फिर से 1 लाइनर टाइप का करा दिया जाए, और बीच बीच में टेस्ट होगा एक शनिवार छोड़ करके। और 1 जुलाई से लेकर के 13 जुलाई के बीच में है ना, तो उसके बीच में 3 आप लोगों का फुल लेंथ टेस्ट होगा। फुल लेंथ मतलब जैसा कांस्टेबल ने पूछा 100 क्वेश्चन, पूरा सिलेबस सही, ठीक है। ताकि आपको एग्ज़ाम में जाने से पहले टेंशन ना रहे। और याद रखिएगा 4 महीना आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, तो बार बार कह रहे हैं, इसके बाद अगले 4 साल तक कोई फॉर्म बिहार पुलिस का आने वाला नहीं है, जो चुनाव के हिसाब से ही चलता है। तो इसलिए एक कारण है, अगर एक बार चुक गए तो फिर बहुत कुछ हो सकता है। तब आप लोगों को क्या पता तब तक पिताजी यहाँ रखे कि ना रखे, ये भी कंडीशन है ना। और एक बार सहरसा छोड़ के या घर चले गए तब तो पढ़ाई बंद। घर में बहुत सारे काम है, घर का काम है, इधर का काम, उधर काम, पढ़ाई लिखाई बंद। इसलिए 4 महीना आप लोग छुट्टी नहीं कीजिए, पढ़िए, और उसके बाद जुलाई में एग्ज़ाम दीजिए, फिर आप लोग फ्री रहिए, ठीक है, ठीक है।